ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है, कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होते हैं उनके अंदर कोलिजन कैसे हो सकता है या उनके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी कैसे आती है। ठीक है, हमने क्या कहा था कि जब तक बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन नहीं होता, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड नहीं करता, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को गेन नहीं करता, उस टाइम तक रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। ठीक है, तो यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, या रेट या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे कि होता क्या है कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं कि वो जब प्रोसीड आउट हो रहे हैं तो वो अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर सकें। ठीक है, तो इस तरह की थ्योरी को, यानी ये एक ए मॉलिक्यूल है वो अपने ही जैसे ए मॉलिक्यूल के साथ जो है वो कोलाइड करता है, वो मूव, उसकी कोलिजन होती हैं, तो उसके बाद जो है उसका रिएक्शन प्रोसीड आउट होता है। तो इस चीज को स्टडी किसने किया था? जो साइंटिस्ट था उसका नेम था लिंडमैन, और जिसकी वजह से इस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है? लिंडमैन मैकेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, हम उसको डिटेल में देख लेते हैं। बहुत छोटी सी है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो है ना, हमारे पास ये डेरिवेशन है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, कोई भी रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है। डिपेंड कर रहा है उसकी कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, कि हमारे पास, अब हम गैसियस रिएक्शंस के बारे में बात करें तो गैस का प्रेशर हमारे पास किस तरह का है, कितना है, ज्यादा है या कम है, उसकी बेस पे हमारे पास क्या है, रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर या बाई मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं, या फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज के अंदर, इस डेरिवेशन के अंदर आपको यही चीज बताई जा रही है। हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। इन यूनिमॉलिक्यूलर प्रोसेस ओनली वन मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन द रिएक्शन। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस का मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कोई डिसोसिएशन है कि एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके दो मॉलिक्यूल या डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है। एंड consequently the question arises, how do molecules in unimolecular reaction attain their energy of activation? कि अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ठीक है, तो वो कैसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे गेन करेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी गेन करने के लिए क्या कहा था हमने कि मॉलिक्यूल के दरमियान में हर टाइम कोलिजन होता रहता है। ठीक है, if the energy of activation is attained in a bimolecular collision, then the reaction should be of second order। ठीक है, कि अगर हम ये कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बायोमोलिकुलर कोलिजन के थ्रू आती है, तो इसका मतलब है रिएक्शन को क्या होना चाहिए? सेकंड ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, जो सिंपल रिएक्शन, आप लोगों को याद होगा कि जब हमने मॉलिकुलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा था तो हमने कहा था जो सिंपल रिएक्शन होते हैं उसकी मॉलिकुलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तकरीबन सेम होते हैं। ठीक है, मोस्टली यही होता है, लेकिन जो कम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं तो वहां पे चेंजेस आ सकती हैं कि वो फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट ऑर्डर भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे गेन करता है? क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हमने कहा था कि बायोमॉलिक्यूलर कोलिजन से अटेन होनी है, तो इसका मतलब है कि ये क्या होना चाहिए? सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ठीक है, एक्चुअल में जो ए मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने जैसे ए मॉलिक्यूलों के साथ जो है कोलाइड करते रहते हैं। रिएक्शन के अंदर एक रिएक्शन वेसल है, उसके अंदर जस्ट एक ए मॉलिक्यूल तो नहीं होता ना, उसमें तो हजारों ए के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, वो ए के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते रहते हैं। बट द फैक्ट इज दैट द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन आर द फर्स्ट ऑर्डर एक्सेप्ट इन गैस फेज एट लो प्रेशर। होता क्या है कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, लेकिन अगर गैस का प्रेशर जो है वो कम है तो ये क्या हो जाएगा? इससे डिफरेंट भी हो सकते हैं, और ये क्या होंगे? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होंगे। Explanation of how a bimolecular collision can give rise to a first order kinetics was given by Lindman in 1922। कि इस चीज की एक्सप्लेनेशन कि जब कोलिजन हमारे पास बायोमोलिकुलर हो रहा है लेकिन वो काइनेटिक्स क्या हो रही है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो रही है, तो इसको एक्सप्लेन किया था लिंडमैन ने इन 1922 के अंदर। Lindman pointed out that the reacting molecule acquire activation energy as a result of collision with each other। ठीक है,
लिंडमैन ने कहा कि मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से लेंगे, आपस में कोलिजन के थ्रू लेंगे, ठीक है। इन अ रिएक्शन वेसल containing molecule of reactant A, the molecule are continuously colliding with each other, के A मॉलिक्यूल हैं यानी कोई भी मॉलिक्यूल है वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहते हैं। As a result, some molecule get activated, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक्टिवेशन हो जाएगी, मीन उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाती है। कुछ जो है कोलिजन के दरमियान में उनकी एनर्जी उतनी ही रहती है, ठीक है। अब ये उसके पास्टुलेट बता रहे हैं, इन्हीं पास्टुलेट्स की बेस पे हमने ये नीचे स्टेप लिखने हैं और इसकी डेरिवेशन करनी है। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि मॉलिक्यूल जब आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो उसके नतीजे में कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल जो है ना वो नॉर्मल ही रहते हैं। एक्टिवेटेड मीन उनके पास ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। दिस एडेड एनर्जी इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। जब मॉलिक्यूल के पास, आपको पता है, दो अगर एटम है आपस में कंबाइन का होते हैं तो उनके दरमियान में बॉन्ड लेंथ बनती है, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज्यादा होगी तो उनकी बॉन्ड लेंथ के अंदर भी चेंजेस आएंगे क्योंकि वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे, उनकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने इंक्रीज हो सकती है। तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि वो बॉन्ड लेंथ इतनी ज्यादा इंक्रीज हो, स्ट्रेच हो, तो वो बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है दी एडेड एनर्जी इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एंड दस लीड टू दी डिसोसिएशन। और इससे क्या हो सकता है, जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट भी हो सकते हैं। Further, he postulated that the activated molecule do not decompose immediately, ठीक है। पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बने हैं। दूसरा वो ये कह रहा है कि या तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे या वो अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि लाजमी नहीं है कि जैसे ही वो बने वो उसी तरह डिकम्पोज हो जाए, बट they remain in the activated form for a definite period, कि ये थोड़ी देर के लिए इसी activated form में भी रह सकते हैं, ठीक है। This might permit the deactivation of the activated molecule through collision with the less energetic molecules, कि क्या हो सकता है कि ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, सेकंड स्टेप अब में देखें, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल थे उनको टाइम मिल गया कोलिजन्स का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या कर सकते हैं, वो नॉर्मल मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं। उस स्टेप को हम क्या कहते हैं, डीएक्टिवेशन। और एक स्टेप हमारे पास क्या है कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना दें, जिसे हम डीकम्पोजिशन ऊपर वाली बात कर रहे थे, ठीक है। The Lindman hypothesis can be formulated as follow, उसने 3 पॉइंट्स दिए थे। पहला पॉइंट क्या था कि जो मॉलिक्यूल हैं आपस में कोलिजन करते हैं तो उसके नतीजे में कुछ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बन जाते हैं जिसको ए स्टार से रिप्रेजेंट किया है। तो ये स्टेप कौन सा होगा, एक्टिवेशन स्टेप या एक्टिवेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिसके अगर पहला स्टेप देख लिया कि ए मॉलिक्यूल था वो अपने जैसे ए मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किए अपने या कोलाइड किए, तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं और कुछ जो है नॉर्मल मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। एक्टिवेटेड के लिए उसको स्टार से रिप्रेजेंट किया है। तो प्रोसेस हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन का अगर हमने रेट निकालना हो तो रेट ऑफ फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि इक्वल है K1 यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट स्टेप है और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन के स्केयर पे, ठीक है। ए और ए हमारे पास कंसंट्रेशन का स्केयर आ गया, ठीक है। ये पहला पोस्टुलेट था कि नॉर्मल मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बना सकते हैं। दूसरा प्रोसेस हमारे पास क्या हो सकता है कि ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, अब देखो रिएक्शन वेसल के अंदर ही है, वो नॉर्मल मॉलिक्यूल के साथ भी तो स्ट्राइक कर सकते हैं। जब ये नॉर्मल मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेंगे तो अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को दे रहे हैं तो अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो सकता है, डीएक्टिवेशन का भी प्रोसेस हो सकता है और ये दोबारा से नॉर्मल मॉलिक्यूल बना दें। इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या है, K2 है और रेट की क्या वैल्यू हो जाएगी, रेट इज इक्वल टू K2 A स्टार इनटू सिंपल A जो नॉर्मल मॉलिक्यूल था, ठीक है। यहाँ थर्ड प्रोसेस क्या हो सकता है, ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास, ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हैं वो क्या कर सकते हैं, वो डीकम्पोज होके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, K3 इसके लिए आएगा और ये प्रोसेस हमारे पास क्या है, डीकम्पोजिशन। और जो फाइनल प्रोडक्ट बन रही है वो डिपेंड कर रही है थर्ड वाले रिएक्शन के अंदर से, ठीक है, कि वो डिपेंड कर रही है कितना हमारे पास एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है। तो इसके लिए रेट कांस्टेंट, रेट क्या बनेगा, K3 इनटू A स्टार, where A represent the inactive या जिसे हम नॉर्मल मॉलिक्यूल कहते हैं एंड A स्टार
रिप्रेजेंट एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कि ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है जिनकी एनर्जी हाई है, एंड द वेरियस केस आर द रेट कांस्टेंट फॉर द रिस्पेक्टिव रेट प्रोसेस, के ये K1 है, K2 है, K3 है. Further, the rate of disappearance of A to form product will be proportional to the concentration of A star. कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन अल्टीमेटली किस चीज पे डिपेंड कर रही है, कि कितनी हमारे पास A की कंसंट्रेशन है, A स्टार. ठीक है, हमारे पास क्या था कि A था, A मॉलिक्यूल थे हमारे पास, वो डीकम्पोज होके बना रहे हैं प्रोडक्ट. तो ये इसकी डीकम्पोजिशन ऑफ A इज इक्वल टू, डिपेंड किस रिएक्शन पे करी है, ये थर्ड वाले पे, कि जितना ज्यादा A स्टार बनेगा उतना ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी. तो इसलिए ये थर्ड वाले रिएक्शन पे डिपेंडेंट है. तो क्या बन गया कि डिसअपेरेंस ऑफ या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू K3 इंटू A स्टार. अब हमारे पास क्या है, A स्टार है, ठीक है, एक्टिवेटेड स्पीशी है एक, या एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है. अब ये देखो किस स्टेप में बन रहे हैं, 3 स्टेप है ना. अब हमने ये देखना है कि किस में बन रहा है और किस में कंज्यूम हो रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले ये A स्टार बन किस में रहा है, प्रोडक्ट में. कहाँ पे आ रहा है, पहले वाले रिएक्शन में. और यूज कहाँ हो रहा है, दूसरे रिएक्शन में भी यूज हो रहा है और थर्ड वाले रिएक्शन के अंदर भी यूज हो रहा है. ठीक है, हम इसकी नेट देखेंगे कि नेट रेट इसका क्या है. ठीक है, नेट रेट के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये देखेंगे कि किस रिएक्शन में ये बन रहा है, फॉर्म किस में हो रहा है, और कंज्यूम किस किस रिएक्शन के अंदर हो रहा है. ठीक है, in order to determine the concentration of A star, we will use steady state approximation या steady state principle. इस steady state में principle में हम क्या कहते हैं कि जब भी हमारे पास कोई activated species आ जाए या activated complex बन जाए या कोई short lived species आ जाती है, तो हम उसमें total rate उसका कैसे निकालते हैं. ठीक है, इसके बारे में information है. The steady state, this principle state that when a short-lived reaction intermediate exists at low concentration in a system, the rate of formation of intermediate can be considered to be equal to its rate of disappearance. ठीक है, जैसे ही वो बन रहा है उसी तरह वहां पे वो कंज्यूम भी होता जा रहा है. तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ intermediate is equal to rate of disappearance of that intermediate. ठीक है, applying this principle to A star, we see that it is formed in the activation process and disappear in the decomposition process. कि ये एक्टिवेशन प्रोसेस में बन रहा है और डिसअपेयर हो रहा है डीकम्पोजिशन और डीएक्टिवेशन वाले प्रोसेस के अंदर. तो हम ये देख लेते हैं. और इसका टोटल निकालना हो ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो हमने इक्वल किया है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रेट ऑफ डिसअपेयरेंस करना है तो इज इक्वल टू होता है 0 के, यानी कि ये सारी की सारी स्पीशी कंज्यूम हो गई है, जितना बन रहा है उतना ही यूज हो रहा है. यहाँ पे जस्ट आपने उसने आपको इक्वल का कहा है, तो हम इक्वल करके भी कैंसिल आउट कर सकते हैं या उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A स्टार किस डायरेक्शन में बन रहा था, इस पहले वाले में. तो उसके लिए रेट लिख दिया K1 A स्टार A स्क्वायर. ठीक है, अब ये देखिए A स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर आना है, यहाँ पे उसने ब्रैकेट से पहले कर दिया, आप इसको ब्रैकेट से बाहर लिख लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो. ठीक है, अब रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ A स्टार की कौन कौन से रिएक्शन में डिसअपेयर हो रहा है, 2 के अंदर और 3 के अंदर. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 वाला रिएक्शन का रेट लिख लिया और 3 वाले रिएक्शन का रेट लिख लिया. अब हमने प्रिंसिपल ये लगाना है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A स्टार इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ A स्टार. तो एक साइड पे हमारे पास क्या है कि पहले वाला रिएक्शन लिख रहे हैं और इक्वल कर रहे हैं 2 वाला और 3 वाले रिएक्शंस को. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, K1 इंटू A स्क्वायर इज इक्वल टू K2 A स्टार इंटू A प्लस K3 A स्टार. अब ये देखिए K3 वाली टर्म और K2 वाली टर्म के अंदर हमारे पास A स्टार की वैल्यू है. हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन निकाल सकते हैं. तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, K2 A प्लस K3. ठीक है, अब हमने क्या करना हो कि अगर हमने A स्टार की वैल्यू निकालनी है, A स्टार की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो सकता है, ये कि ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, उससे डिवाइड में चली जाएगी.
ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये टर्म, तो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे उसने एक स्टेप जो है वो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि उसने ये कैसे किया। एक्चुअली पहले उसने ए स्टार कॉमन निकल आता है, जब कॉमन निकलेगा तो ये सारी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब इसका स्टेप खुद कर लीजिएगा कि ए स्टार को कॉमन निकालिएगा तो K2 इंटू ए रह जाएगा प्लस K3 रह जाएगा। ठीक है, तो आपने ए स्टार की वैल्यू निकालनी है तो ये टर्म क्या होगी, ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो यहाँ आप ए स्टार की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में देख सकते हैं कि ए स्टार इज इक्वल टू K1 इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय K2 इंटू ए प्लस K3 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, ए स्टार की वैल्यू निकाली। अब ये वैल्यू आ रही है इक्वेशन नंबर 2 में। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 देखें, वो क्या था कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए या फिर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड कर रही है K3 इंटू ए स्टार पे, यानी ए स्टार की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में हमने ए स्टार की वैल्यू निकाल ली है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू, बाकी सारी टर्म ये ए स्टार की वैल्यू आ गई है, उसको मल्टीप्लाई किया है K3 के साथ। ये K3 जो है इक्वेशन नंबर 1 से आ रहा है पहले वाला, K3 इंटू K1 मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू पावर 2 या ए की पावर 2 आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय K2 इंटू ए प्लस K3 आ जाएगा। ये हमारे पास इसके लिए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए जो लिंडमैन मैकेनिज्म था, ठीक है, ये उसकी फाइनल इक्वेशन आ जाती है। अब इस इक्वेशन से हम दो पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं कि केस 1 हमारे पास क्या है और केस 2 क्या है। यानी यहाँ से हम देखेंगे कि कोई भी रिएक्शन जो है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है, वो फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, केस 1 हमारे पास क्या है, एट हाई प्रेशर। जब प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होता है, तो गैस में प्रेशर का मतलब क्या है कि जैसे हम सोल्यूशन में कंसंट्रेशन लेते हैं, कंसंट्रेशन ज्यादा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो है ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब हाई प्रेशर है तो इसका चांसेस क्या है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल हमारे पास ज्यादा है। जब कोई गैस मॉलिक्यूल हमारे पास ज्यादा है तो उनके कोलिजन्स के चांसेस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ऐसी ये बात है ना कि जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है तो उनके कोलिजन्स के चांसेस भी ज्यादा है। अब जब कोलिजन्स के चांसेस ज्यादा होंगे ना हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो सकता है कि K2 वाला रिएक्शन जो है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू K3 के। अब ये देख लें, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ कि ये जो अगर रिएक्शन में मॉलिक्यूल ज्यादा है, ठीक है, तो चांसेस है ना कि ए स्टार जो है नॉर्मल मॉलिक्यूल के साथ एक्ट करके डीएक्टिवेशन का प्रोसेस करता है। ठीक है, तो इसलिए ये 2 वाला रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा या ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 3 वाले के। तो यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है कि एट हाई प्रेशर द कंसंट्रेशन ऑफ reactive molecule is relatively high. The activated molecule will have a greater chance of colliding with inactivated molecules and thus become deactivated. कि जो deactivation का process है वो ज्यादा होगा as compared to decomposition वाले process से। Under such condition, the rate of bimolecular deactivation will be much faster than that of unimolecular decomposition. इसका मतलब है कि डीएक्टिवेशन का प्रोसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू डीकम्पोजिशन का प्रोसेस। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे कि K2 इंटू ए इज ग्रेटर देन K3। तो इसका मतलब है हम K3 को क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में K3 है, वैल्यू भी कम है इसकी, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, K3 K1 A स्क्वायर डिवाइडेड बाय K2 इंटू ए। ठीक है, K3 खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इस डिनोमिनेटर में a को, ये जो स्क्वायर ऑफ a है, मीन 2 दफा a है, तो एक से कैंसिल आउट करोगे तो ये सिंपल एक a रह जाएगा ऊपर। अब दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, K3 K1 डिवाइडेड बाय K2, ये तीनों कांस्टेंट्स हैं, उनकी जगह पे हम एक कांस्टेंट यूज कर लेंगे। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a इज इक्वल टू k इंटू a। अब एक a क्या है, 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब कि जब गैसियस रिएक्शन है, उनका हाई प्रेशर है
उनके हाई प्रेशर का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं तो उसका सेकंड वाला प्रोसेस ज्यादा होता है, जिसमें हमारे पास क्या है, डीएक्टिवेशन होती है, मीन कोलिजन के चांसेस ज्यादा हैं। जब कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे तो आप ये देख रहे हो कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ओबे करेगा या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे करेगा। ठीक है, हमने क्या किया, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया था कि कांस्टेंट्स की जगह पे एक कांस्टेंट लगा दिया और आपस में ए और ए को कैंसिल आउट किया, तो फाइनल रिजल्ट हमें ये बता रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, अब हम इसका दूसरा केस देख लेते हैं कि जब प्रेशर कम है, प्रेशर कम का मतलब क्या है, हमारे पास कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल अब कम है रिएक्शन वेसल के अंदर, तो फिर अगर हम थर्ड और सेकंड वाले रिएक्शन को देखें, ये वाला, जब मॉलिक्यूल कम है तो क्या होगा कि ए के पास चांसेस हैं, ए स्टार के पास, कि वो डीकम्पोज होके प्रोडक्ट में बना रहे, तो इसका मतलब है कि K3 अब ज्यादा होगा, डीकम्पोजिशन का प्रोसेस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ये हमारे पास जो डीएक्टिवेशन है प्रोसेस इसके। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल कम है तो उनकी कोलिजन के चांसेस जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है। एट लो प्रेशर द कंसंट्रेशन of A decreases and hence the number of collision decrease। ठीक है, जब A की कंसंट्रेशन ही कम है तो हमारे पास collision भी क्या होंगे, कम होंगे। Consequently, the rate of decomposition will be faster than its rate of deactivation। कि अब हमारे पास जो है rate of decomposition जो है वो greater है और जो हमारे पास सेकंड वाला स्टेप है वो स्मॉलर है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि K3 is greater than K2, या K2 वाला फुल रिएक्शन को देख लें, K2 into A, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर आप इसी फाइनल इक्वेशन को देखें, ये वाली इक्वेशन, कि जब K2 को आप इग्नोर कर रहे हो तो नीचे सिर्फ क्या रह जाएगा, K3। ठीक है, अब ये K3 डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में कैंसल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, K1 into A की पावर 2। ठीक है, ये A की पावर 2 है तो इसका मतलब है ये क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, यही काम यहाँ पे किया है कि जब हमारे पास K3 इज ग्रेटर देन K2 इंटू ए, देन K2 इंटू ए इग्नोर हो गया, फिर रिएक्शन में रह क्या गया, K3 रह गया, K3 कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग हमारे पास क्या है, K1 है, या उसको भी एक सिंपल कांस्टेंट K प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, और साथ साथ हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ A है जिसकी पार्ट है 2। The reaction should be second order, therefore it is the pressure which governs the order of reaction। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये गैस का प्रेशर है जिसकी वजह से ये हमें डिफाइन कर रहा है कि कोई भी रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा या कोई वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, such changes from first order kinetics in gaseous reaction, ये gaseous reaction की हमने बात कर रहे थे। ठीक है, जिसमें हाई प्रेशर के ऊपर क्या था, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स थी, जैसे ही प्रेशर कम है तो हमारे पास क्या है, वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बन गया। ठीक है, such changes from first order kinetics in gaseous reaction at high pressure to second order at lower pressure actually have been observed in many gaseous reaction। कि ये बहुत सारे ऐसे गैशियस रिएक्शन के अंदर ये प्रोसेस होता है कि प्रेशर डिपेंड एक्सप्लेन करता है, यानी एक्सपेरिमेंटली गैस का प्रेशर कितना है उसकी वजह से पता चलेगा कि रिएक्शन हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है या फिर सेकंड ऑर्डर है। जब गैस का प्रेशर हाई होगा तो रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर, जब गैस का प्रेशर कम होगा तो रिएक्शन हमारे पास सेकंड ऑर्डर होगा। एग्जाम्पल दी जा रही है, दी थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ एजोमीथेन एंड नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये एजोमीथेन है, एजो कंपाउंड जो एक्चुअली हमारे पास डाइज होती हैं, ये उसी तरह के कंपाउंड्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरम्यान में डबल बॉन्ड होता है। तो एजोमीथेन की डीकम्पोजिशन से हमारे पास क्या बनेगा कि इथेन और साथ में नाइट्रोजन बनेगी, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, उसकी डीकम्पोजिशन से हमारे पास डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है, और साथ साथ हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, एट हाई प्रेशर दे आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वेयर एज एट लो प्रेशर दीज रिएक्शन बिकम द सेकंड ऑर्डर।
सच ऑब्जर्वेशन कंफर्म द लिंडमैन मैकेनिज्म कि ये जब एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया तो ऐसा ही होता है कि जो लिंडमैन ने मैकेनिज्म दिया था कि रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो हैं वो फर्स्ट ऑर्डर होंगे या सेकंड ऑर्डर होंगे, ये डिपेंड कर रहा है हमारे पास कि उसके प्रेशर ऑफ गैस कितना है। अगर प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, और प्रेशर ऑफ गैस जो है वो कम होगा तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होंगे। तो स्टूडेंट ये तो था कि काइनेटिक्स